हेलो स्टूडेंट्स। अपन रिवीजन कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। तो कल की क्लास में अपन ने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। कौन किसके एडजस्टमेंट्स के? बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो इन तीन एडजस्टमेंट्स के कल की क्लास में अपन ने दो क्वेश्चंस किए थे। आज अपन आगे की एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर के आगे की कुछ और एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला एडजस्टमेंट, डेट इज एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है? व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि ऐसे लॉसेस जो बिजनेस में बाय चांस हो जाते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, तो वो आपके एबनॉर्मल लॉस कहलाते हैं। जैसे लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फ्लड, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। तो ये सारे लॉसेस हैं जो बिजनेस में रेगुलर नहीं होते, बाय चांस कभी कभार हो जाते हैं। तो ऐसे लॉसेस को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉसेस बोलते हैं। अब क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ, और वो जो एबनॉर्मल लॉस हुआ, हम क्या हुआ, उसकी अकाउंटिंग करना भूल गए। हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही करना भूल गए। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें याद आया कि ड्यूरिंग द ईयर हमें एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, जिसको हम बुक्स में क्या करें, रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अब इसको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कैसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में? अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी कि जिन गुड्स का हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ, उसका हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। और सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि जिन गुड्स का हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ, उसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा था। तो पहले पहली कंडीशन पढ़ते हैं, व्हेन गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, कि जिन गुड्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसका हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, वो गुड्स हमारे इंश्योर्ड नहीं थे। तो इंश्योर्ड नहीं थे, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो उसकी 10,000 के गुड्स थे हमारे गोडाउन में, वो ड्यूरिंग द ईयर डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू फायर। तो उसके लिए आपको एंड ऑफ द ईयर में एक एडजस्ट आपको क्या करना था, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी। क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस नॉमिनल अकाउंट नेचर है, रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसलिए लॉस बाय फायर डेबिट होता है। और परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि जब हमने बिजनेस में गुड्स खरीदे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था। अब बिजनेस से रिलेटेड जो ये गुड्स आपने परचेज करे, तो आपकी परचेज क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू फायर। तो बिजनेस में परचेज कम हो गई, तो परचेज को कम करने के लिए परचेज अकाउंट को करेंगे क्या? क्रेडिट। परचेज अकाउंट होगा क्या? क्रेडिट होगा। ठीक है ना? तो आपको एंट्री पास करनी थी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, और आप ये एंट्री पास करना भूल गए। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको याद आया कि हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना भूल गए। तो अब इसकी क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी? आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, एंट्री पास होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि आपका परचेज अकाउंट तो क्लोज हो चुका है। आपने अपना परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया है, तो आपको परचेज को कम करना है, तो परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो गई है। तो उस परचेज को कम करने के लिए अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट को कर दिया क्या? क्रेडिट। और ड्यूरिंग द ईयर जितने भी लॉसेस होते हैं, उन सारे लॉसेस को एंड ऑफ द ईयर में कहाँ डेबिट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो अब इसका कैसे शो करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? यहाँ पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लॉस बाय फायर 10,000। और इसका आप एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कैसे? या ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं टू परचेज, तो इसको क्रेडिट करने के बजाय इधर डेबिट साइड में परचेज में से भी लेस करके दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू लॉस बाय फायर कितना? 10,000। तो ये एडजस्टमेंट हो गया किसका? कि जब गुड्स में एबनॉर्मल लॉस हो और वो इंश्योर्ड ना हो। अब सेकंड केस है, इफ गुड्स वर इंश्योर्ड, कि जिन गुड्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, उसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा था। तो जैसे सपोज करो कि 10,000 के गुड डिस्ट्रॉय हो गए थे ड्यू टू फायर, और इंश्योरेंस कंपनी ने अभी क्लेम एडमिट करा है, दिया नहीं है, एडमिट करा है। कितना? 8,000 का क्लेम ही एडमिट करा है। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना? 8,000 का ही क्लेम एडमिट करा है। तो आपको इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको एंट्री पास करनी थी। क्या? पहली एंट्री पास करते, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000
टू परचेज अकाउंट 10,000। फिर इंश्योरेंस कंपनी जब ये क्लेम एडमिट कर लेती तो आप एंट्री पास करते इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8,000। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है ना, एडमिट किया दिया नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी को बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना 8,000। तो 10,000 में से 8,000 तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ 2,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000, और जो लॉस बाय फायर आपने डेबिट किया था उसको क्लोज कर देंगे टू लॉस बाय फायर कितना 10,000। लेकिन क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद याद आया कि हम ये दो एडजस्टमेंट एंट्री तो करना भूल ही गए, हमने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री तो करी नहीं। तो अब क्या एडजस्टमेंट होगी, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंट्री पास होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों क्रेडिट हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट नहीं हुआ, क्योंकि अब आपने परचेज अकाउंट क्लोज कर चुके हो, परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो गया है। तो परचेज को कम करने के लिए अब आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि परचेज कहाँ डेबिट हो चुकी है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो चुकी है। तो एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000। अब 8,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी को बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8,000, तो 10,000 में से 8,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ 2,000 रुपीज का हुआ। तो जो लॉस हुआ है इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस लॉस बाय फायर अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया था तो उसको क्लोज करने के लिए यहाँ कर देंगे क्या क्रेडिट। अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लॉस बाय फायर 10,000। और अल्टरनेटिवली इसको आप एक तरीके से और शो कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको यहाँ पे क्रेडिट करने के बजाय इधर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं टू परचेज, तो आप इसको परचेज में से भी लेस करके दिखा सकते हो। उसके बाद 10,000 के गुड्स का नुकसान हुआ था, उसमें से 8,000 इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिए, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ 2,000 का। तो ये जो एक्चुअल लॉस हुआ है इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था, तो पीएनएल की डेबिट में आ जाएगा टू लॉस बाय फायर कितना 2,000। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अभी एडमिट करा है, दिया नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी को अपन ने यहाँ पे अपनी बुक्स में अपना डेटर बनाया था, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखा देंगे इंश्योरेंस कंपनी कितना 8,000। समझ में आया, 10,000 के गुड डिस्ट्रॉय हुए थे बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 का क्लेम एडमिट कर लिया, तो परचेज कितने से कम हुई 10,000 से, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बाय लॉस बाय फायर 10,000, या फिर इधर क्रेडिट करने के बजाय डेबिट साइड में परचेज में से लेस कर देंगे, लेस लॉस बाय फायर कितना 10,000। 10,000 में से 8,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ 2,000 का, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया टू लॉस बाय फायर 2,000। और इंश्योरेंस कंपनी ने अभी 8,000 का क्लेम एडमिट करा है, दिया नहीं है, तो इसको बैलेंस शीट में दिखा दिया अपन ने इंश्योरेंस कंपनी कितना 8,000, उसको हमने अपनी बुक्स में अपना डेटर बना लिया। समझ में आई बात, तो ये एडजस्टमेंट था किसका एबनॉर्मल लॉस का। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपन कर रहे हैं किसका, चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, कि बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स आपने परचेज करे थे उसको आपने एज ए चैरिटी किसी को दे दिया, तो जब बिजनेस से रिलेटेड गुड्स एज ए चैरिटी किसी को दे दिए जाते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और फिर चैरिटी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चैरिटी अकाउंट। समझ में आई बात, अब क्या हुआ ट्रायल बैलेंस बना लिया, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें याद आया कि जो ड्यूरिंग द ईयर जिन गुड्स की हमने चैरिटी करी थी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस अब इसकी क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, खर्चा है एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, और इससे आपकी बिजनेस की परचेज कम हो गई, तो परचेज को आपने कहाँ डेबिट कर रखा है, परचेज अब आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर रखी है, तो उस परचेज को कम करने के लिए अब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और चैरिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये कहाँ डेबिट हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू चैरिटी अकाउंट। समझ में आई बात? अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ प्रेजेंट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ क्रेडिट किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय चैरिटी, और अल्टरनेटिवली इसको क्रेडिट करने के बजाय अब इधर डेबिट साइड में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं टू परचेज, तो इसको परचेज में से भी लेस करके दिखा सकते हैं। और चैरिटी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट कर देंगे टू चैरिटी। समझ में आई बात? तो ये एडजस्टमेंट हो गया गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, कि बिजनेस से रिलेटेड गुड्स अपन एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जो अपन एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट किया हुआ क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल अकाउंट तो हो गया डेबिट। अब बिजनेस रिलेटेड जब गुड्स अपन ने परचेज करे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था, अब उस परचेज को एज अ फ्री सैंपल बांट दिया तो बिजनेस की परचेज कम हो गई, तो परचेज को कम करने के लिए परचेज अकाउंट करते हैं क्या? क्रेडिट। और ये जो एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल अकाउंट है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री पास होती पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट या टू फ्री सैंपल अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट करना था, इसका करना भूल गए। कब याद आया? आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस हमें याद आया कि हम इसका एडजस्टमेंट करना भूल गए। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों क्रेडिट हुआ ट्रेडिंग अकाउंट? क्योंकि फ्री में गुड्स, बिजनेस से रिलेटेड गुड्स फ्री में बांट दिए तो इससे आपकी परचेस कम हो गई, तो अब आपकी परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो रखी है, आपको परचेस कम करनी है तो इसलिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट को करा क्रेडिट। और ये एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे? यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है? एडवर्टाइजमेंट से, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय एडवर्टाइजमेंट, और अल्टरनेटिवली इसको यहाँ पे क्रेडिट करने के बजाय डेबिट साइड में लिखते हैं ना टू परचेज, तो इसको परचेज में से भी लेस करके दिखा सकते हैं। और ये आपका एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ डेबिट किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट। समझ में आई बात? नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ड्रॉइंग इन गुड्स, कि बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स हमने परचेज करे थे उसको आपके बिजनेस के ओनर ने अपने पर्सनल यूज में ले लिया, तो पर्सनल यूज में ले लिए बिजनेस से रिलेटेड गुड्स, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग टू परचेज अकाउंट। लेकिन क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद याद आया कि बिजनेस का ओनर बिजनेस रिलेटेड गुड्स अपने पर्सनल यूज में लेके चला गया था, जिसकी हमने कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करी। हमने एंट्री पास नहीं करी ड्राइंग टू परचेज, और फिर ड्राइंग कहाँ ट्रांसफर होती है? कैपिटल अकाउंट में, और हमने ये भी एंट्री पास नहीं करी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस अब इसकी क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि इससे आपकी परचेज कम हो रही है, और परचेज कहाँ डेबिट कर रखी है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर रखी है, तो उस परचेज को कम करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और एंड ऑफ द ईयर में ड्राइंग अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ड्राइंग अकाउंट, और अगर इधर क्रेडिट नहीं कर रहे तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अब इधर डेबिट साइड में लिखते हैं ना टू परचेज, तो उसको परचेज में से भी लेस कर सकते हैं, लेस ड्राइंग ऑफ गुड्स। और जब अपन वर्किंग नोट बनाते हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, तो इस कैपिटल में से ये जो गुड्स की ड्राइंग है, ये गुड्स की ड्राइंग है, इसको कैपिटल में से क्या करोगे? माइनस कर दोगे, लेस ड्राइंग ऑफ गुड्स। समझ में आ गई बात? Now next is deferred revenue expenditure. Now what is revenue expenditure? Revenue expenditures क्या होते हैं? अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जाते हैं
वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। लाइक सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज, फ्रेट पे कर रहे हैं, तो ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जाते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। नाउ व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कि एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक ऐसा हैवी अमाउंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपने करंट ईयर में पे करा, लेकिन ये जो करंट ईयर में ये जो हैवी अमाउंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करंट ईयर में आपने करा है, पे करा है, इसका बेनिफिट आने वाले 3 4 5 ईयर्स तक आपको मिलता रहेगा, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है, थोड़ा स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर हमारा बिजनेस है, जो मेन रोड है उस पर एक हाउस बना हुआ है, उस हाउस की जो मेन वॉल है वो मेन रोड पे फेस कर रही है, तो हमने हाउस के ओनर से रिक्वेस्ट करी कि आपके घर की जो वॉल है जो मेन रोड पे फेस कर रही है, हम क्या इस पे अपनी बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट पेंट कर दें क्या? ओनर ने कहा कर दो, लेकिन ओनर ने कहा कि आप कर तो दो बट मैं इसके बदले में आपसे 3 लाख रुपीज चार्ज करूंगा। हमने कहा ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने उसको एक कंडीशन रखी कि हम नेक्स्ट 3 इयर्स तक इस वॉल पे, आपकी इस वॉल पे केवल हमारे ही बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट पेंट होगा, आप किसी और का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे पेंट नहीं करोगे। उसने कहा ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये जो 3 लाख रुपीज का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने किया एडवर्टाइजमेंट के नाम का, अब इसका बेनिफिट नेक्स्ट 3 इयर्स तक आपको मिलेगा। 3 इयर्स तक उस वॉल पे केवल आप ही का एड पेंट होके रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट नेक्स्ट 3 इयर्स तक आपको मिलेगा। तो अब इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? ये जो एडवर्टाइजमेंट किया 3 लाख का, ये फर्स्ट ईयर के पीएनएल में डेबिट नहीं करेंगे पूरा 3 लाख। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट तो 3 इयर्स तक मिलेगा ना। तो 3 लाख को डिवाइड करा 3 कितना है, 3 से कितना है 1 लाख, तो एवरी ईयर 1 रुपीज हम पीएनएल में डेबिट करेंगे। तो जैसे फर्स्ट ईयर है, 3 लाख में से 1 लाख तो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग 2 लाख बच गए उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे एज अ फिक्टिशियस एसेट। देखो 3 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइजमेंट, आज अपन ने 3 लाख रुपीज पे करे हैं, बट ये जो 3 लाख का एडवर्टाइजमेंट करा है इसका बेनिफिट नेक्स्ट 3 इयर्स तक आपको मिलता रहेगा, तो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो क्या एडजस्टमेंट होगा? 3 लाख का बेनिफिट 3 इयर्स तक मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर में 3 लाख में से 1 लाख तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, और जो रिमेनिंग 2 लाख हैं उसको अपन बैलेंस शीट में शो करेंगे एज अ फिक्टिशियस एसेट, एज अ फिक्टिशियस एसेट। फिर सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? 2 लाख में से 1 लाख सेकेंड ईयर के पीएनएल में डेबिट करेंगे, और जो रिमेनिंग 1 लाख है वो आप क्या करोगे? सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट में दिखा दोगे। और थर्ड ईयर में ये जो 1 लाख बच गए पूरा का पूरा थर्ड ईयर में क्या होगा? राइट ऑफ हो जाएगा, थर्ड ईयर के पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? जब ये एक्सपेंस पे करा होगा तो एंट्री पास करी होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब पूरा का पूरा 3 लाख पीएनएल में डेबिट नहीं करना, इसमें से 1 लाख ही करना है, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट। तो जब अपना पीएनएल बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट 1 लाख, और जो रिमेनिंग 2 लाख रुपीज बच गए इसको आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे असेट साइड में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 2 लाख। ये आपका फिक्टिशियस असेट होता है। समझ में आ गई बात? तो ये ट्रीटमेंट होता है किसका? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कि जो अमाउंट आपने पे करा है उसमें से जो खर्चा आप राइट ऑफ कर रहे हैं डेट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो रिमेनिंग एक्सपेंस है उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं एज अ फिक्टिशियस असेट। समझ में आ गई बात? तो आज की क्लास में बस यहीं तक ही डिस्कस कर रहे हैं। अब कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, डेट इज मैनेजर्स कमीशन, और बाकी के रेस्ट एडजस्टमेंट। तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसी कल की क्लास अपलोड होती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि तुरंत आपको पता लग जाए और आप रिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।